Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our numericals of chapter 2 solution. तो बेटा आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल। 3 न्यूमेरिकल हमने लास्ट वीडियो में किए थे। आज हम करते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल जो है हेनरी लॉ का। क्या है बेटा न्यूमेरिकल? इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। हमारे पास पार्शियल प्रेशर की वैल्यू गिवन है एंड KH हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, क्या बोला है कि अगर हमारे पास N2 गैस है, ठीक है, N2 गैस को हमने वाटर में डिजॉल्व करवाना है। हमारे पास जो वाटर है वो कितना है? 1 लीटर है। ठीक है, उस 1 लीटर वाटर में कितनी N2 गैस डिजॉल्व हो सकती है उसको हमने मिली मोल्स में निकालना है। कितने मोल्स, कितने मिली मोल्स डिजॉल्व होंगे किसमें? वाटर में। कितने वाटर में? 1 लीटर वाटर में। जबकि हमें पार्शियल प्रेशर की वैल्यू भी गिवन है कि N2 गैस पे कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, एंड हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है फॉर N2 गैस। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं कि कौन सी वैल्यूज हमें गिवन है। हमें P_N2 की वैल्यू गिवन है इज इक्वल्स टू 0.987 बार एंड हमें KH की वैल्यू भी गिवन है फॉर N2 गैस इज इक्वल्स टू 76.48 किलो बार। पहले तो बेटा हमने इन दोनों को सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। या तो हम किलो बार को बार में कन्वर्ट कर सकते हैं या हम बार को किलो बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे किलो बार को बार में कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे? 76.48 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बार में आ जाएगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा? 76480 बार। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 76480 बार। ठीक है, देन बेटा हमें क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है वाटर का 1 लीटर। ठीक है, अब इस वॉल्यूम का यूज़ कहाँ पे करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम हेनरी लॉ की फॉर्मूला लिख लेते हैं। किसके इक्वल होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, है ना। यही हमारा है हेनरी लॉ। अब इसमें हमें P_N2 की वैल्यू भी गिवन है, KH की वैल्यू भी गिवन है। क्या बचा? XN2। जो बेटा XN2 है हमारा, है ना, इस पे हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। ये मोल फ्रैक्शन है। अगर हमने मोल फ्रैक्शन निकाल ली तो मोल फ्रैक्शन से मोल्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो XN2 की पहले वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू पुट करो 0.987 इज इक्वल्स टू 76480 XN2। ठीक है, अब क्या करेंगे? XN2 की वैल्यू निकालेंगे। किसके इक्वल आ जाएगी? 0.987 डिवाइडेड बाय 76480। ठीक है बेटा, यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। जब हमारे पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई, इसके बाद हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मतलब N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस, ये निकालेंगे। देखो किसके इक्वल होता है बेटा? पहले ना XN2 की वैल्यू लिखो। XN2 की वैल्यू लिखो, किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। यही होता है हमारे पास, है ना बेटा। अब बेटा यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है? XN2 की वैल्यू तो है ना। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इससे पहले बेटा हम सॉल्व करने के लिए ना कि अच्छे से हमारा सॉल्यूशन निकल जाए, इसीलिए ना हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? हमें पता है बेटा कि अगर कंपैरिजन हम करेंगे वाटर का एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस, वो हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू N2। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? यहाँ पे जब दोनों वैल्यू साथ में हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 को हम क्या कर सकते हैं? निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास ओनली ये वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो
यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है। इसकी वैल्यू तो हम कैलकुलेट ही कर लेंगे अगर हमारे पास NH2O की वैल्यू आ जाए। अब बेटा NH2O की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? गिवन मास, वैसे तो कैसे निकालते हैं बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना, ऐसे निकालते हैं। लेकिन हमें ना इसमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर। हमेशा बेटा ये वैल्यू याद रखो कि जब भी हमारे पास जो वॉल्यूम है 1 लीटर आएगा, वॉल्यूम वाटर का है 1 लीटर, जब भी वॉल्यूम 1 लीटर आए तब जो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना बेटा, वो किसके इक्वल आएंगे? 55.5 मोल। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। जब भी 1 लीटर वॉल्यूम आए तब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर किसके इक्वल होते हैं? 55.5 मोल। ये आपको और भी न्यूमेरिकल्स में काम आएगी ये वैल्यू, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा हम इसकी वैल्यू ले लेंगे 55.5 मोल, ठीक है। अब हम बेटा क्या करते हैं कि वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेते हैं फॉर्मूला में, ये वाले फॉर्मूला में। XN2 की वैल्यू हमें गिवन है 0.987 डिवाइडेड बाय 76480। अगर आप चाहो तो यहीं पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, अगर नहीं कैलकुलेट कर रहे तो यहाँ पे आके कैलकुलेट कर लेना। इज इक्वल्स टू N2 की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है। अब NH2O की वैल्यू 1 लीटर वॉल्यूम दिया है ना, इसीलिए दिया है कि डायरेक्टली हमारे पास क्या है, वाटर की वैल्यू निकल जाए, ठीक है। नहीं तो नंबर ऑफ मोल्स या फिर कुछ ग्राम्स में दे देते, गिवन मास दे देते वाटर का, तब वैसे निकाल लेते, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ वॉल्यूम गिवन था, तो वॉल्यूम में हमेशा 1 लीटर वॉल्यूम में 55.5 मोल्स होते हैं वाटर के, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, N2 की वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा देखो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ पुट किया, बस 55.5 को यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। इसको बेटा सॉल्व करो, सॉल्व करने से हमें नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए क्या? मिली मोल्स चाहिए, मिली मोल्स चाहिए। इसीलिए हम क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएंगे? मिली मोल्स ऑफ N2 गैस। क्लियर है? इसको सॉल्व करो तो हमारे पास मिली मोल्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, जिसको हम CHCl3 लिखते हैं, एंड डाईक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन और 200 mmHg एंड 415 mmHg रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे बेटा हमें क्या गिवन है? इनका प्रेशर, वेपर प्रेशर गिवन है दोनों का, क्लोरोफॉर्म एंड डाईक्लोरोमीथेन का, जब ये प्योर स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हमें बेटा कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है जब हमने 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म लिया है एंड 25 ग्राम डाईक्लोरोमीथेन लिया है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ हमने क्या कैलकुलेट करनी है? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है दोनों कंपोनेंट्स की जब ये वेपर फेज में प्रेजेंट है, ठीक है। सॉल्यूशन फेज में नहीं, वेपर फेज में प्रेजेंट है तब कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले वैल्यूज लिख लेते हैं क्या चीज़ गिवन है। हम बेटा क्या करते हैं, पहले तो देखो इन दोनों में से हमें ये पता करना है कि क्लोरोफॉर्म एंड डाईक्लोरोमीथेन में से कौन सा सॉल्यूट एंड कौन सा सॉल्वेंट है। कैसे पता करते हैं? मैंने आपको बताया था, जो भी क्वांटिटी लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसको हम क्या लेते हैं? सॉल्यूट, एंड जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसको क्या लेते हैं? सॉल्वेंट। तो यहाँ पे बेटा हमें दोनों का मास गिवन है 25.5 ग्राम एंड 45 ग्राम। तो 45 ग्राम क्या है? क्लोरोमीथेन, डाईक्लोरोमीथेन ना, इसीलिए हमारे पास जो डाईक्लोरोमीथेन है ये क्या है? ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये क्या हुआ? सॉल्वेंट। एंड हमारी जो क्लोरोफॉर्म है ये सोल्यूट है, ठीक है। तो हम पहले ही मान के चलो कि जो हमारा सॉल्वेंट है डाईक्लोरोमीथेन उसको हम A लिखेंगे एंड B लिखेंगे क्लोरोफॉर्म को, ठीक है। पहले यहीं पे लिख लेते हैं, A है हमारे पास डाईक्लोरोमीथेन CH2Cl2 एंड B है क्लोरोफॉर्म CHCl3, ताकि कैलकुलेशन में फिर मिस्टेक ना हो, ज़्यादा बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। तो हमारे पास PA0 की वैल्यू एंड PB0 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू गिवन है। क्या है हमारे पास PA0 की वैल्यू? देखो PA क्या है? डाईक्लोरोमीथेन, इसकी वैल्यू है 415 mmHg, ठीक है। एंड PB0 की वैल्यू कितनी है?
200 mmHg। ये हमारे पास क्या है, दोनों का वेपर प्रेशर जब ये क्या है, प्योर स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या दिया, उसके बाद दिया कि हमारे पास जो मास है ना, गिवन मास WA किसके इक्वल है, 45 ग्राम के। ठीक है, एंड WB किसके इक्वल है, 25.5 ग्राम। ठीक है, हमने निकालना क्या है बेटा, टोटल प्रेशर। ये चीज़ें हमें गिवन है, अब हमने निकालना क्या है बेटा, टोटल प्रेशर। किसके इक्वल होता है टोटल प्रेशर, PT, टोटल प्रेशर PA प्लस PB के इक्वल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, PA की वैल्यू रॉल्ट लॉ लगा देंगे ना। रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग PA की वैल्यू किसके इक्वल होती है, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। अब देखो बेटा, हमें इसमें किस चीज़ की वैल्यू गिवन है, PA नॉट एंड PB नॉट की वैल्यू गिवन है, लेकिन XA XB मतलब मोल फ्रैक्शन, दोनों के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं गिवन। तो हमें यही कैलकुलेट करना है, तो हम कैलकुलेट करते हैं पहले XA की वैल्यू। किसके इक्वल होती है XA की वैल्यू, NA अपॉन NA प्लस NB। ठीक है, अब NA एंड NB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, WA अपॉन MA डिवाइडेड बाय WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। ठीक है, इसी तरह से WB की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो बेटा, हमें गिवन मास दोनों का पता है, WA एंड WB की वैल्यू तो हमें गिवन है ना। ठीक है, ये तो हम पुट कर देंगे। अब MA एंड MB क्या होगा, मोलर मास होता है, पहले मोलर मास निकाल लेते हैं A का। A हमारे पास क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। देखो इसमें कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। एक क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5 प्लस कार्बन कितने हैं, 1, तो 12, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 प्लस 2। ठीक है, 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 71 प्लस 14 किसके इक्वल आ जाएगा, 85 ग्राम पर मोल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, पुट करो वैल्यू WA अपॉन MA, मतलब NA की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, WA अपॉन MA। WA कितना है, 45 डिवाइडेड बाय 85, मोल फ्रैक्शन आ जाएगी A की। अब NB की वैल्यू कैसे निकालोगे, NB के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, MB की वैल्यू निकालते हैं, क्लोरोफॉर्म है 3 मल्टीप्लाई बाय 35.5 प्लस कार्बन है 1 एंड हाइड्रोजन भी है 1। अब कैलकुलेट करो इसकी वैल्यू, 35.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 106.5। ठीक है, 106.5 प्लस 13 तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 119.5। इससे हम क्या करेंगे बेटा, NB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। NB किसके इक्वल आ जाएगा, WB की वैल्यू कितनी है, 25.5 डिवाइडेड बाय 119.5। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे। NA की वैल्यू निकाल लेंगे, ये रही, कैलकुलेट कर ली ना। NB की वैल्यू निकाल लेंगे, ये रही, दोनों को पुट कर देंगे। XA की वैल्यू भी आ जाएगी, इसी तरह से XB की वैल्यू भी आ जाएगी, उसमें भी तो यही दोनों वैल्यूज ही हमें चाहिए। ठीक है, XA की वैल्यू आ जाएगी, XB की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई, चारों वैल्यूज को पुट करो, P टोटल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, मतलब हमने जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड पार्ट कैसे कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन। मोल किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वेपर फेज में। यहाँ पे भी हमने मोल फ्रैक्शन तो कैलकुलेट किया, लेकिन जब वो सॉल्यूशन फेज में था। वेपर फेज में कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, वेपर फेज के लिए फॉर्मूला होता है P टोटल इज इक्वल्स टू, किसी भी A कंपोनेंट के लिए निकालनी है ना, तो हम मोल फ्रैक्शन के लिए X की जगह Y ले लेते हैं। कोई मतलब एब्रीविएशन ही चेंज किया और कोई मतलब नहीं है Y का, YA P नॉट A, सिर्फ ये चीज़ है। एंड अगर YB वेपर फेज के लिए निकालनी है, मोल फ्रैक्शन B की निकालनी है, तो उसके लिए भी यही वैल्यू।
दोनों को पुट करो, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पी ए नॉट की वैल्यू है, पी बी नॉट की वैल्यू है, पी टोटल की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की फर्स्ट पार्ट में, वो वैल्यूज पुट कर देंगे, वाई ए एंड वाई बी की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है बच्चों? ये आप कैलकुलेट करके देखना एंड आंसर मुझे बताना कि क्या क्या आंसर आए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ जी बेटा, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा वो क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। अ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट वेइंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, तब उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाता है? 0.845 बार। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है सॉलिड का। क्या बोल रहे हैं बेटा कि हमारे पास एक प्योर बेंजीन है। ठीक है, प्योर बेंजीन है, उसका जो टेम्परेचर मतलब उसका जो वेपर प्रेशर है किसी टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, वो 0.850 बार है। ठीक है, जब उसमें हमने सॉलिड ऐड कर दिया, कोई सोल्यूट ऐड कर दिया, वो सोल्यूट कौन सा है? नॉन वॉलेटाइल है ना, एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब जब हम ऐड करेंगे ना तो उसकी एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगी, ना ही उसके वेपर्स बन सकते हैं, नॉन वॉलेटाइल है। जब हमने ऐड कर दिया, कितना ऐड किया? 0.5 ग्राम। कितनी बेंजीन में? 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तब हमने तब उसका जो वेपर प्रेशर है ना वो चेंज हो गया। मतलब अब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बन गया ना, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया? 0.845 बार। एक्चुअल में सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जब सोल्यूट ऐड कर दिया या ओनली बेंजीन का वेपर प्रेशर जब सॉलिड हमने ऐड कर दिया सेम ही होगा, क्योंकि हमारा जो सॉलिड है, जो सोल्यूट है, वो तो नॉन वॉलेटाइल है, उसके तो वेपर बनेंगे ही नहीं। वेपर तो ओनली बेंजीन के बनने हैं ना, तो उसका ही वेपर प्रेशर आएगा। तो अब हमने कैलकुलेट क्या करना है? जो हमने सॉलिड ऐड किया, जो हमने सोल्यूट ऐड किया, उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा सोल्यूट हमने ऐड किया है। क्लियर है? तो हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। हमें गिवन है बेंजीन का वेपर प्रेशर। ठीक है, जब वो प्योर स्टेट में, मतलब पी ए नॉट की वैल्यू गिवन है, किसके इक्वल है? 0.850 बार। क्लियर है? देन हमें क्या गिवन है? डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है? 39 ग्राम। एंड डब्ल्यू बी की वैल्यू गिवन है कितनी है? 0.5 ग्राम। ठीक है, मोलर मास भी हमें बेंजीन का गिवन है, मतलब एम ए की वैल्यू भी अब हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बताई हुई है 78 ग्राम पर मोल। क्लियर है? एंड उसके बाद जब हमने सोल्यूट को ऐड कर दिया था, तब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, मतलब टोटल वेपर प्रेशर आया, टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू कितनी आ गई? 0.845 बार। अब बेटा ध्यान से देखो, जब वेपर प्रेशर प्योर स्टेट का था बेंजीन का, तब कितना है? 0.850 बार। ठीक है, जब हमने सोल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, मतलब क्या हुई? वेपर प्रेशर में लोअरिंग आ गई। तो हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू, कौन सा फॉर्मूला बेटा यूज कर सकते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, क्योंकि वेपर प्रेशर की लोअरिंग ही तो हो रही है ना। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल होती है? पी ए नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी ए नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी, है ना। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में पी ए नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी ए नॉट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये किसके इक्वल होगी? मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगी, है ना। बी की मोल फ्रैक्शन के इक्वल ले लिया। अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास का की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब पी ए नॉट की वैल्यू गिवन है 0.850 माइनस 0.845 डिवाइडेड बाय 0.850 इज इक्वल्स टू एक्स बी। अब एक्स बी किसके इक्वल लेंगे हम? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इसको भी खोल के लिख लेते हैं, कैसे आएगा? डब्ल्यू बी बाय एम बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए बाय एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाय एम बी। यहाँ पे भी बेटा जैसे पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया था, इन दोनों को के कंपैरिजन हमें पता है सॉल्वेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा? निगलेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए।
हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। अब देखो हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, ये तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, डब्ल्यू बी की वैल्यू भी गिवन है ना, एम बी की वैल्यू हमें निकालनी है, डब्ल्यू ए की वैल्यू भी गिवन है, एम ए की वैल्यू भी गिवन है, सारी वैल्यूज पुट करो, हमारे पास क्या आएगी, एम बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ जी बेटा, 7 न्यूमेरिकल हमारा क्या है कि 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज आर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, कि क्या है कि जब हमने बेटा क्या किया, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को, ठीक है, डिज़ोल्व कर दिया बेंजीन में, 25 ग्राम बेंजीन में, मतलब हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट क्या है, बेंजोइक एसिड, ठीक है, एंड सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन। जब हमने ऐड किया तब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया, कितना हो गया डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू दे दी हमें सीधा 1.82 केल्विन। ठीक है, देन क्या है, के एफ की वैल्यू भी हमें गिवन है। ठीक है, पता क्या करना है कि कितनी परसेंटेज डिसोसिएट हो गई एसिड की, ठीक है, सॉरी एसोसिएट हो गई एसिड की जब डाइमराइजेशन हो रही है। ठीक है, क्या मतलब है बेटा, पहले तो क्या चीज़ गिवन है वो देखो, फिर बताती हूँ कि हमें निकालना क्या है। देखो बेटा, क्या चीज़ गिवन है, हमें बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, सोल्यूट है, ठीक है, उसको हम WB मान के चलेंगे, उसका मास किसके इक्वल है, 2 ग्राम के। ठीक है, फिर हमें क्या चीज़ गिवन है, बेंजीन का मास, मतलब WA भी गिवन है, क्या है 25 ग्राम। क्लियर है, हमें डेल्टा TF की वैल्यू भी दी हुई है, इज इक्वल्स टू 1.62 केल्विन। हमें KF की वैल्यू भी गिवन है, 4.9 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है बेटा, देखो उन्होंने बता दिया कि जब भी हमने बेंजोइक एसिड को किसमें डिज़ोल्व किया, बेंजीन में, तब डाइमराइजेशन हो रही है बेंजोइक एसिड की। क्या मतलब है बेटा इसका, कि जब हमने बेंजोइक एसिड लिया, ठीक है, इसको हमने बेंजीन में डाला, बेंजीन एज अ सॉल्वेंट जब हमने यूज़ किया, तो जो बेंजोइक एसिड है ना, इसकी डाइमराइजेशन हो जाती है, मतलब C6H5COOH डाइमर बन जाएगा। ठीक है, मतलब दो मोल्स जो हैं वो क्या बन गए, अब 1 मोल बन रहा है, दोनों मिलके 1 मोल ऑफ डाइमर बना रहे हैं बेंजोइक एसिड का। मतलब यहाँ पे हमने 2 लेने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमने बैलेंस भी करनी है रिएक्शन। क्लियर है ना बेटा, हमने 2 मोल्स लेके हम चले थे किसके, बेंजोइक एसिड के। अब हमारे पास बेंजोइक एसिड का 1 मोल रह गया, लेकिन बेंजोइक एसिड क्या बन गया, डाइमर बन गया बेंजोइक एसिड का। क्लियर है बच्चों, तो ये हो रहा है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रही है, एसोसिएशन, है ना। अब तक जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स किए, जितने भी हमने टॉपिक्स किए थे, उसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हुई। हमने लास्ट एबनॉर्मल मास वाला टॉपिक किया था, जिसमें हमने वांट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड किया था, जहाँ पे हमने बेटा एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन के बारे में देखा था। तो यहाँ पे वही केस आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है, एसोसिएशन हो रही है, 2 मोल्स मिलके 1 मोल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये हो रहा है। जब इनकी एसोसिएशन हुई तो हमने वही चीज़ देखनी है कि कितने मोल्स हैं, कितनी परसेंटेज है किसकी, बेंजोइक एसिड की, वो एसोसिएट होगी डाइमर बनाने के लिए। ठीक है, कितने मोल्स हैं बेंजोइक एसिड के, वो एसोसिएट हो रहे हैं, कितनी परसेंटेज, वो चीज़ हमें पता करनी है। क्लियर है। अब देखो हम सबसे पहले बेटा क्या निकालेंगे इसमें, पहले मोलर मास देखो सोल्यूट का। ठीक है, कितना आएगा, डेल्टा TF किसके इक्वल होता है, KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है B, डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। लेकिन हमें ग्राम्स में गिवन है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट कर दो। KF की वैल्यू कितनी है, 4.9 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट ना। गिवन मास कितना है, 2 ग्राम। मोलर मास तो हमें पता ही नहीं, हम MB लेके चलेंगे। फिर मल्टीप्लाई बाय WA की वैल्यू कितनी है, 25, एंड ऊपर क्या आ जाएगा, 1000। ठीक है बेटा, अब डेल्टा TF की वैल्यू भी गिवन है 1.6
2। एम बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसके इक्वल आ जाएगा 4.9, इसको कट कर देते हैं 40 80 डिवाइडेड बाय 1.62। ठीक है, एम बी की वैल्यू आ जाएगी ना, एम बी की वैल्यू कैलकुलेट करो बेटा। एम बी की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, देखना इसकी वैल्यू 24.9 अप्रॉक्सीमेट इसके इक्वल आएगी ग्राम पर मोल। अप्रॉक्सीमेट 241.98 के इक्वल आएगी मोलर मास ऑफ बी की वैल्यू। मतलब मोलर मास है जो बेंजोइक एसिड का, ठीक है, आफ्टर एसोसिएशन। ये हमने क्या वैल्यू निकाली है बेटा, ये वैल्यू हमने निकाली है जब हमने ऑब्जर्व किया, जब एसोसिएशन हो गई, जब हमने ऑब्जर्व की वैल्यू कैलकुलेट की एक्सपेरिमेंटली, तब इसकी वैल्यू कितनी आई 241.98 ग्राम आई। ठीक है, इस वैल्यू को नोट करके रखो। अब क्या है बेटा, हमारी एसोसिएशन हो गई। अब हम एसोसिएशन को देखते हैं। देखो यहाँ पे हम बेटा क्या लेके चलते हैं, हमने माना कि जब टाइम इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब इनिशियल कंडीशन है, अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हमने किया, तब इसके मान लो कि मोल्स हम 1 मान के चलते हैं कि 1 मोल इसका था। ठीक है, एंड जब कोई रिएक्शन हुई नहीं, टाइम 0 है, तो अभी प्रोडक्ट तो बने ही नहीं होंगे, प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं 0। ठीक है, आफ्टर एसोसिएशन कुछ टाइम बाद जब रिएक्शन हो रही है, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो रिएक्टेंट है वो डिसअपियर होना शुरू कर देंगे, है ना, एंड प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो जो हमारे रिएक्टेंट है वो डिसअपियर होना शुरू हो गए। मान लो कि एक्स मोल्स जो है उसके डाइमर बन गए, एक्स मोल्स के डाइमर बन गए, तो एक्स मोल्स हम इस साइड क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। जिसके डाइमर बन गए वो जाके प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक्स ही तो प्रोडक्ट बना रहे होंगे, है ना। लेकिन बेटा ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे हम 2 मोल्स लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने बन रहे हैं, ओनली 1। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक्स मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे बेटा एक्स मोल्स नहीं बनेंगे, उससे हाफ बनेंगे, मतलब हम x/2 लेके चलेंगे। क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 से 1 प्रोडक्ट बन रहा था, यहाँ पे भी x से x/2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। x अगर डिक्रीज हुए तो बनेंगे कितने, x/2, x नहीं बनेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट टाइम t, मतलब किसी सर्टेन टाइम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, कुछ तो रिएक्टेंट भी पड़े होंगे उस टाइम पे, कुछ प्रोडक्ट भी पड़े होंगे, क्योंकि अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ जाएंगे, 1 - x + x/2 इज इक्वल्स टू 1 - x/2। ये हमारे पास क्या आ गए, टोटल मोल्स एट सर्टेन टाइम। ठीक है, अब बेटा जो हमारा वांट ऑफ फैक्टर होता है उसको हम इंक्लूड करेंगे। वांट ऑफ फैक्टर किसके इक्वल आता है बच्चों, वांट ऑफ फैक्टर किसके इक्वल था, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, है ना, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। मतलब जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हम किसका यहाँ पे लेके चलेंगे, सोल्यूट का। सोल्यूट का कैलकुलेट करो बेटा, बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल आएगा, देखो C6H5COOH निकालो। कार्बन कितने हैं हमारे पास, 7 कार्बन है, 7 × 12 + 6 हमारे पास हाइड्रोजन है, 6 × 1 + 2 ऑक्सीजन है, 2 × 16। कैलकुलेट करो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके 122 ग्राम पर मोल आएगी। ठीक है, 122 ग्राम पर मोल आएगी। अब अगर हम यहाँ पे, ये हमारी नॉर्मल वैल्यू है जो हमने सिर्फ बेंजोइक एसिड के फॉर्मूला से कैलकुलेट की है। कितनी वैल्यू है, 122 डिवाइडेड बाय, अब नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई थी, 241.98। अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी लेके चलेंगे, आप 242 भी इसको लेके चल सकते हो, 242 अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू लेके चलेंगे। अगर ध्यान से देखो बेटा तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट डबल आ रही है। अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो वो क्या आएगी, 244 आएगी ना, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 242। मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो एबनॉर्मल की है वो डबल आ रही है। इसी से तो पता चला कि डाइमर बना है।
ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू डबल आ रही है। अब देखो कि हम क्या करेंगे, ये हमारी आई की वैल्यू है। एक्चुअल में होता क्या है, आई क्या बता रहा है कि कितनी एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रही है, यही तो आई बता रहा है। जो हमारा वांट ऑफ फैक्टर है वो क्या बता रहा है कि कितनी एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रही है, या आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन। यहाँ पे हम एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो ओनली एसोसिएशन लेके चलेंगे कि आफ्टर एसोसिएशन हमारे पास कितने मोल्स चले, क्योंकि यहाँ पे हम ओनली मोल्स की बात कर रहे हैं। आफ्टर एसोसिएशन कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास बचे, तो इसका मतलब जो ये हमने वैल्यू निकाली है जो आई बता रहा है, ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि वांट ऑफ फैक्टर यही बताता है ना कि आफ्टर एसोसिएशन क्या हुआ। ठीक है, तो आई की वैल्यू भी है एंड आफ्टर एसोसिएशन क्या हुआ हमारे पास वो भी है, मतलब 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 122 अपॉन 242 आ जाएगा। दोनों को इक्वेट कर देंगे, आई की वैल्यू एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स को। यहाँ से हमें क्या निकलेगा बेटा, एक्स की वैल्यू आएगी 1 माइनस 122 अपॉन 242 इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2। ठीक है, यहाँ से क्या करो बेटा, x की वैल्यू निकालो। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे यही हमारा आएगा कि कितनी वैल्यू है या कितने मोल्स जो हैं वो डिसोसिएट हो चुके हैं। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0.99 आएगी। ठीक है, 0.99 जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एसोसिएट हो जाएगी। ठीक है, एंड हमें निकालना क्या था, परसेंटेज कैसे निकालते हो, x परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 0.99 मल्टीप्लाई बाई 100 तो किसकी इक्वल आ जाएगी, 99% की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। मतलब 99% जो मोल्स हैं वो क्या हो गए हमारे, एसोसिएट हो गए डाइमर बनाने के लिए। ओनली 1% रहता है जिसकी डाइमराइजेशन नहीं हुई है। क्लियर है बेटा। अब जो बाकी के न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो आप खुद घर पे ट्राई करना, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कभी भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।